नमस्कार। देश देशांतर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज से अज़रबैजान में शुरू हो रहे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इस बार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शिरकत कर रहे हैं और भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक रहा है। इस लिहाज से हमारी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म तब हुआ था जब दुनिया पूरी तरह से अमेरिकी और सोवियत खेमे में बटी हुई थी, पर बहुत से ऐसे देश थे जो इनमें से किसी भी गुट में शामिल होने को तैयार नहीं थे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो ने ऐसे देशों का संगठन खड़ा किया जो अपने को किसी भी गुट से जोड़कर नहीं देखना चाहते थे और इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। कुछ ही साल में ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन बन गया जब तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देश इसमें शामिल हो गए। आज देश देशांतर में बात करेंगे नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट के महत्व की, क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सभी बड़े देशों की नज़र रहती है, नैम किस तरह आज भी प्रासंगिक है और इसके प्रभाव को कायम रखने के लिए भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। आपको उनसे मिलवा दूं। हमारे साथ राजेंद्र हर्षे हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ। हमारे साथ अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजदूत, और केवी प्रसाद हैं हमारे साथ, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। आज का जो ये विषय है हमारा हर लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है नैम में। मैं अशोक सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि अगर हम एजेंडा देखें इस बार का तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक चुनौतियों की बात इस बार होगी। कैसे देखते हैं आप भारत की इसमें भूमिका को? आपने बिल्कुल ठीक कहा अभिलाषा, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रासंगिक है। और अगर देखा जाए इसमें 120 देश जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें जो पूरी दुनिया के जो देश हैं 193 हैं, उसके बाद ये 120 देश और 2/3 पूरी दुनिया की जनसंख्या इसमें सम्मिलित है। तो मतलब इसमें इस जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनमें एक वेट है, एक ग्राविटास है, एक नंबर्स हैं और एक डाइवर्सिटी है, जो कि जो भी दुनिया में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनके साथ जूझने में वो अच्छा प्रयास कर सकते हैं, अच्छे कदम उठा सकते हैं। तो इसीलिए आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे पास चुनौतियां हैं, 2-3 का मैं जिक्र करूंगा। हालांकि अभी 2 दिन हैं तो 2 दिन में बहुत चीज़ें, बहुत और बातें भी इसमें बातचीत में सम्मिलित होंगी, परंतु सबसे ऊपर तो मैं रखूंगा आतंकवाद के मुद्दे पर। आतंकवाद के मुद्दे पर वहाँ पर यकीनन हमारी तरफ से तो, भारत की तरफ से तो बहुत ही जोर से ये विषय उठाया जाएगा, परंतु और देश भी इससे त्रस्त हैं, इससे पीड़ित हैं। जो ये एक ऐसा मेनेस है, ये ऐसा स्कर्ज है जो न केवल भारत, परंतु अगर आप देखिए चाहे वो मध्य एशिया हो, चाहे वो पश्चिम एशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी आप देश या कोई भी आप भौगोलिक क्षेत्र देख लीजिएगा तो वहाँ पर हर जगह आतंकवाद से बहुत ही दुनिया बहुत पीड़ित है। तो उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। आपको मालूम है जो पिछले कम से कम पिछले 5 साल से 6 साल से भारत, हमारे प्रधानमंत्री और भी जो हमारे नेता जिस भी क्षेत्र में जहाँ पर भी गए हैं, उन्होंने आतंकवाद के बारे में ये मुद्दा बड़ी ज़ोर से उठाया, तो इसमें भी उठाया जाएगा। आपको याद होगा जो जब वेनेजुएला में ये बात हुई थी, पिछले 2016 में वेनेजुएला में ये शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भी हमने उनसे कहा था, और हमने तब ये कहा था, तो देखिए जब ये गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन बना था 1950 में, 1960 में, तो जो हमने पोजीशन लिया था अपार्थाइड के विरुद्ध और जो पोजीशन हमने लिया था कलोनियलिज्म के विरुद्ध, वही पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के उसमें हिसाब से तो वो सब बात आगे नहीं बढ़ पाती है। और भारत ने करीब 20 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये यूनाइटेड नेशंस में ये प्रपोजल दिया था, तो उसके ऊपर बात होगी। दूसरी है पर्यावरण के ऊपर जरूर बात होगी, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है एनवायरनमेंट चेंज का, क्लाइमेट चेंज का, इसके ऊपर जरूर बात होगी। ये एकदम हमने देखा है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी जो महासभा हुई है उसमें भी इसके बारे में बातचीत हुई है। फिर तीसरी एक और चीज मैं कहूँगा जो
क्यों अभी जो चैलेंजेस हैं यूनाइटेड नेशंस, वो पूरी दुनिया में जो भी चुनौतियां हैं उनके साथ ठीक तरीके से जूझ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम काफी समय से कह रहे हैं जो उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब यूएन बना था 1945 में तब करीब 53 देश थे। अब उसकी जनसंख्या पूरे जो भी आजाद देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, वो 193 हो गए हैं। तो मतलब 4 गुना उनकी संख्या बढ़ गई है। परंतु जो उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी तब्दीली नहीं है। इसीलिए ना तो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ना रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। तो अगर उसको हमें विश्वसनीयता को बढ़ाना है, अगर हमको यूनाइटेड नेशंस को इफेक्टिव बनाना है, तो उसमें रिफॉर्म की बिल्कुल जरूरत है। और मेरे विचार से हमारी जो डेलीगेशन है, हमारे उपराष्ट्रपति जी गए हैं वहाँ पर, उससे पहले विदेश मंत्री भी अपनी मीटिंग में उन्होंने किया, तो इस मुद्दे पर यकीनन काफ़ी जोर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से चर्चा होगी और भारत अपने पक्ष को मजबूती से रख पाएगा। राजेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्योंकि भारत संस्थापक देश है नैम का, तो ऐसे में भूमिका हमारी बड़ी हो जाती है, लेकिन एक लेगेसी भी है, एक विरासत भी है कि ठीक आज़ादी के बाद, शीत युद्ध के बाद हम किस तरह से नैम को लेकर अहम किरदार के तौर पे भारत को हमने देखा। तो कैसे आप देखते हैं अभी जो हमारी भूमिका है वो हमारे इतिहास से हमें किस तरह से जोड़ती है? मैं 2 तरह से इसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह है कि जब संस्थापक बने तो 2 खेमे में सारी दुनिया बटी हुई थी जी। लेकिन एक बहुत सैद्धांतिक रूप में सारी भूमिका लेकर भारत आगे बढ़ा, चाहे वो कोरिया का युद्ध हो, चाहे वो इंडो चाइना के युद्ध हो, चाहे वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका को विरोध करने का मसला हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस को मेंबर्स बढ़ाने का मुद्दा हो, सभी जगह बहुत एक सैद्धांतिक आधार पर भारत बढ़ा था। और पॉलिटिकल इश्यूज, चाहे वो पैलेस्टीन का इशू हो, सारे पॉलिटिकल इश्यूज एक ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जब इसकी इवोल्यूशन, इसका जब गुट का होना शुरू हो गया, तो उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज धीरे धीरे पीछे होने लगे, क्योंकि देतौंद का युग था जहाँ अमेरिका और रशिया एक दूसरे के साथ अनेक तरह के समझौते करने में मूड में थी। और उस समय मेरे ख्याल से यहाँ जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे वो ग्रुप ऑफ 77 में भी मौजूद थे और उनको एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की तलाश थी। और इस तरह से नैम का एम्फोसिस भी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ बढ़ गया, और जिसमें क्या कहते हो कि हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्राइस मिलनी चाहिए, हमें सब्सिडीज मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक एम्फोसिस जो इसका होते गया, उससे नैम का सारा परिवर्तन इतना अनेक रूप से परिवर्तन हो गया है जी, कि वो उसी परिवर्तन के साथ आज भी हम लोग रह रहे हैं और उस पर हमें विचार करना चाहिए। उसके बाद एक और बात है कि वैश्वीकरण की दुनिया में नैम क्या है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ नैम है वैश्वीकरण दुनिया में भी, उसका एक प्रासंगिकता उसकी है क्योंकि 120 देश वहाँ है। और जो अशोक जी ने कुछ मुद्दे आपके सामने उपस्थित कर किए, उन पर मैं संक्षिप्त रूप से लेकिन कुछ जोड़ना चाहता हूँ। पहला उन्होंने मुद्दा लिया था टेररिज्म का, तो मैं समझता हूँ कि ये भयानक डेंजर सब दुनिया के लिए है और ऐसा है कि अनेक देश उससे पीड़ित है। तो इसमें मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी संगठन, सबसे बड़ा अलकायदा है। ISIS मरता है जीता है, लेकिन अलकायदा बहुत बड़ा संगठन है। उसके साथ जुड़े हुए जैश है अहमद, लश्कर तैयबा है, या उसके साथ ही जुड़े हुए अल शबाब है जो सोमालिया से ऑपरेट करता है, उसी के साथ जुड़े हुए नाइजीरिया के बोको हराम है। तो इस तरह से अनेक, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और सारे दुनिया को वो पीड़ित कर रहा है। तो उसके साथ जूझना, यानी कोई एक देश की लड़ाई नहीं हो सकती, ये तो सारे कलेक्टिवली लड़ना पड़ेगा। कंसर्टेड एफर्ट इसलिए करना चाहिए और भारत को उसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। भारत इसका जोरदार समर्थन भी कर रहा है। ये पहला मुद्दा जी बिल्कुल। थोड़ा सा हम पीछे चलें केवी, तो पिछली बार जो मुद्दा था सतत विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वेनेजुएला में, तब एक टेररिज्म से लड़ने के लिए एक कार्य समूह बनाने की पेशकश भारत ने की थी और इस पर एक बेहतर गाढ़ी चर्चा हुई थी। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। क्या इस बार एक कोशिश हो सकती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ ठोस कदम किस तरह से हम मिलकर उठाएं, नैम के जरिए इस पर बातचीत हो सकती है? अभी जो
बिल्कुल ताज़ा खबर नैम से आई है जी। जो अभी कुछ देर पहले किसी ने भिजवाया था। उसमें पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। तो वो तो अपनी तरफ से पूरा, क्योंकि पूरी तैयारी करके, अगर आप पिछले एक महीने से देख लिए, पाकिस्तान जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे गया है, वो कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं टेररिज्म के ऊपर, भारत के ऊपर एक, क्योंकि भारत कई जगह इस मुद्दे को उठाता है, कई खासकर कश्मीर के संदर्भ में इस वक्त प्रासंगिकता ज़्यादा उसको दिखाई जा रही है। तो आज ये हुआ है। अब जो भारत की तरफ से भागीदारी होगी, हमारे उपराष्ट्रपति जब वहाँ पे अपनी बात रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो इसके ऊपर जवाब देंगे, क्योंकि भारत का पूरा, तो ये पाकिस्तान कभी नहीं कबूलेगा या मानेगा कि भाई हमारे यहाँ इस तरह होता ही है, और उनकी तरफ से। और अगर आप इसमें देखें, 2 दिन पहले जो अमेरिकी संसद में वहाँ जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी, उसमें भी इन चीज़ों की जिक्र हुई थी। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी दबाव कोशिश करेगा, उन पे कोई दबाव ना आए। हाल फिलहाल में FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी उनको 6 महीने की मोहलत दी गई। तो ये सब आप जोड़ के देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कोई एक संदर्भ होता है, उसमें सब चीज़ें आप मिला के देखा जाएगा। तो पाकिस्तान तो कभी नहीं कबूलेगा, जैसे मैंने कहा है। तो सवाल ये है कि भारत की तरफ से कितना उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। जैसे राजेंद्र जी ने कहा और अशोक जी ने भी बात रखी है, ये कई सालों से हम कहते आ रहे हैं कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अकेले नहीं, सबको मिलकर सामूहिक तौर से मिलकर लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अब हम क्योंकि इतिहास की हम बात कर रहे हैं और नैम की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, अशोक जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब सोवियत संघ जो खेमा अगर नहीं था, जो 2 गुटों की हम बात कर रहे थे, तो सिर्फ अमेरिकी गुट रह गया। तो ऐसे में नैम की प्रासंगिकता, या यूं कहें कि ज़रूरत अभी तक क्यों बनी हुई है? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न उठाया है अभिलाषा, क्योंकि यही बात कही गई थी जो जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया 1991 में, और जिसे कहते थे बाइपोलर वर्ल्ड था, है 2 बड़ी बड़ी शक्तियां थी। और उसके बाद जब डीकॉलोनाइजेशन शुरू हुआ द्वितीय महायुद्ध के बाद, तो तब ये ऐसे देश थे, ऐसे गुट थे जो किसी भी गुट के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बिल्कुल स्वतंत्र भाव से जो हर मुद्दे को उसके मेरिट्स पर देखेंगे और जिसका साथ देना है वो देंगे। तो अब ये जो 1991 में जो हुआ, बाइपोलर वर्ल्ड से वो खत्म हो गए, एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया। तो उसमें बिल्कुल आपका ठीक प्रश्न है। और यही प्रश्न देखिए, जब नेटो था, नेटो और वॉर्सो पैक्ट भी थे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए थे। तो वॉर्सो पैक्ट जब खत्म हो गया तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठने लगे, जो नेटो का फिर क्या इसमें प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है, क्या यूटिलिटी है, क्या वैल्यू है। तो अब इसीलिए जो अभी राजेंद्र हर्षे जी कह रहे थे, जो इसका जो रोल है, सारा हमको री इमेजिन करना पड़ेगा, हमको फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए उस समय जो था 1950 से लेकर 1990 तक अगर हम देखें, जो अगर इसका फोकस था, इसका एम्फेसिस था पॉलिटिकल इश्यूज पर, जैसे डीकॉलोनाइजेशन पर, जैसे अपार्थाइड पर, तो वो वाला सब मुद्दे तो खत्म हो गए थे, परंतु फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं था। पॉवर्टी अभी भी थी, गरीबी अभी भी थी, इनइक्वालिटी अभी भी थी, इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आ रहा था। तो ये सोचा गया जो इसका जो फोकस है नैम का, उसको राजनीति चीजों से हटाकर उसको हम आर्थिक विषयों पर लेकर आए जी। और वो उसका देखिए प्रयास हुआ। पर अभिलाषा में एक चीज और कहूंगा, और वो ये कि 1990 से लेकर अभी तक भी बहुत बदलाव हुआ है। क्योंकि उस समय अगर 1990-91 से लेकर आप 2000 तक देखिए, यूनिपोलर वर्ल्ड था, परंतु उसके बाद जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, तो फिर वो यूनिपोलर वर्ल्ड भी एकदम खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास मल्टीपोलैरिटी आई है। अब इस मल्टीपोलैरिटी में आपका क्या रेलेवेंस है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें भी देखिए, जब मल्टीपोलैरिटी आई है, इसका मतलब ये तो नहीं है जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके खत्म हो गए। इकोनॉमिक चैलेंजेस तो उतने ही हैं या उससे भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि इनइक्विटी और इनइक्वालिटी तो वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो इसीलिए मैं आखिरी शब्द इसमें ये कहना चाहूंगा, जो अब जो नैम को करना है वो ये है, जो 2015 में देखिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं 2015 से लेकर 2030 तक, और कैसे उनको पाया जाए, कैसे हम सब मिलकर, क्योंकि ये सब जो मुद्दे
पहले हम बात कर रहे थे चाहे पर्यावरण, आतंकवाद वगैरह, या फिर अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ रही है, साइबर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा, साइबर थ्रेट्स, प्रिवेसी, डेटा थेफ्ट, ये वाले सब नए नए मुद्दे आए हैं। और इन सब से जूझने के लिए इन सब देशों को मिलकर आकर, और एक जिसे हमारे डेलीगेशन ने, विदेश मंत्री ने कहा है, हमको एक रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म को प्रपोज करना पड़ेगा। हमें एक इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म जो कि डेमोक्रेटिक हो, जो कि पार्टिसिपेटिव हो, जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि क्रेडिबल हो। और वो ये 120 देश जो हैं नैम के, वो वाले इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। यानी बदलते वक्त के साथ चुनौतियां बेशक बदली हों, लेकिन भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है इन सभी देशों की, डेवलपिंग कंट्रीज की एक साथ। अब सर, अब विदेश मामलों के आप जानकार हैं, तो ऐसे में बहुत ही अहम हो जाता है ये पूछना कि भारत की जो विदेश नीति है उसके निर्धारण में नैम की क्या भूमिका हो सकती है, कितना ये अहम रह सकता है? ये एक हमेशा भारत का कहते एक पिवोट रहा है नॉन मूवमेंट का भारत। तो भारत यहाँ तो रहेगा ही, लेकिन देखिए जो अशोक जी ने कहा कि ये मल्टीलैटरल, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी आज ऐसा हो गया है कि भारत को न केवल अमेरिका से कुछ डील करना पड़ता है, बल्कि चाइना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है डील करने के लिए भारत को। बिल्कुल। और चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है, एशिया में भी है और दुनिया में भी है। तो भारत, चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ब्राज़ील हो, या दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश, इंडोनेशिया के हो, सबसे जुड़ा हुआ है। और भारत को जो अपना रास्ता निकालना है वो पूरा विकास का रास्ता है। सारा इस गवर्नमेंट का भी एम्फेसिस विकास पर होगा। और अगर विकास करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, विकास करना है तो बाकी देशों का आपके साथ सहयोग होना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी जो संगठनाएँ हैं, जैसे नैम तो एक संगठन जहाँ भारत है ही और पहले से ही है, लेकिन नैम के साथ साथ भी ब्रिक्स नाम की संगठन है जिसमें भारत को एक्टिव होना पड़ेगा, या इप्सा में एक्टिव होना पड़ेगा, एशियान में एक्टिव होना पड़ेगा। ये क्या होता है कि अनेक संगठनों के साथ लगातार निगोशिएट करके नैम का भी महत्व बढ़ाया जा सकता है। और नैम में ऐसे बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं जो भारत को चाहने वाले भी है, भारत के साथ व्यापार करते हैं, भारत की टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो उनका सपोर्ट लेके कल आप अगर यूनाइटेड नेशंस पे गए तो भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट स्थान भी मिल सकता है। तो बहुत सारे क्या कहते हो उपयुक्त चीज़ें, बहुत सारी यूटिलिटी नैम की अभी बची हुई है भारत के लिए। प्रश्न सिर्फ यह है कि 120 देशों में कितने और कैसे भारत मोबिलाइज करता है अपने विचारों से। और जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, भारत ने अपना मुद्दा अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस और क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंटल गोल्स अचीव करना, ये लंबा, उसके लिए लंबी ज़रूरत है। वहाँ इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, व्यापार ठीक होना चाहिए, इनिक्विटी से लड़ना चाहिए, कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो लगातार आती रहेगी समिट्स में। दूसरा एक है कि ये फोरम एक ऐसा हो गया कि वहाँ केवल डिक्लेरेशन आता है, कंडेम करते हैं, उसमें टीथ होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। और वो आ जाएगा अगर भारत जैसे लोग आगे आके कुछ ऐसा बनाए। बिल्कुल, तो हो सकता जो है। तटस्थ होने की जो नीति है हमारी, वो कितना देखने को मिलती है, ये अहम है। कि भी एक मेरा सवाल चाइना को लेकर है, जिस तरह का इंडो यूएस ट्रेड वॉर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हमारे जो हैं, क्योंकि मुलाकात भी हुई है नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कैसे फ़ायदा मिल सकता है? अगर हमारे पड़ोसी देशों का हमें साथ मिले तो क्या चाइना का जो हस्तक्षेप है उसको भी एक चेक हम दे सकते हैं? ये देखिए, एक सोच है कुछ खासकर पश्चिमी देशों की कि भारत को चीन के खिलाफ तैयार करा जाए। जी। तो भारत की अपनी जो विदेश नीति है उसमें एक दो शब्दों में जो कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एटोनमी, जी, जो वैसे मामूली भाषा में बोला जाए कि जो हमारे भारत के हित में होगा वो हमारी विदेश नीति भी उसी संदर्भ में करेंगे। चीन हमारा पड़ोसी देश है, बड़ा विशाल देश है और इस वक्त अर्थव्यवस्था में नंबर 2 पे है। जी। तो पूरे विश्व के साथ उन पे नज़र है। तो भारत का पड़ोसी भी है और उसकी भारत के अपने विवाद भी हैं, और खासकर सीमा विवाद है। लेकिन उसके बावजूद भारत और चीन, और आपको याद हो कि आज से कुछ साल पहले शायद प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, देयर इज़ इनफ स्कोप इन द वर्ल्ड फॉर इंडिया एंड चाइना टू वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। जी, जी। सो ये हमारी सोच है, भारत की सोच है, और शायद वही है अभी
बहुत दिन हुए नहीं, शायद इसी महीने की बात है, राष्ट्रपति जी आए थे और प्रधानमंत्री एक इनफॉर्मल सेटिंग में ममलापुर में मिले थे। वो इसीलिए कि भाई आपस में तालमेल करके एक बड़े विश्व शक्ति के साथ हम साथ चल के रहें। तो ये बाकी लोगों की, हाँ ये ज़रूर है कि ट्रेड को लेकर कई सारे चीज़ें, और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड के रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसमें क्या होगा, उसका स्पिन ऑफ बेनिफिट किसको मिलेगा या उसका फॉल आउट क्या होगा। और भारत की तरफ से बहुत हाल फिलहाल में एक कदम उठाए गए थे कि जो इंडस्ट्री रिलोकेट होना चाह रही है चीन से बाहर, वो आज की तारीख में वियतनाम, बांग्लादेश में जा रही है क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा है, ये सिंगापुर में जो बसी हैं। तो इस वक्त भारत ने उसको ट्रेड में कंसेशन देके कहा कि हम चाहते हैं कि जो चीन से रिलोकेट हो रहे हैं क्योंकि अमेरिकी दबाव में, वो भारत की तरफ आए। वो उसके लिए आर्थिक एक नीति बनाई है। वो आगे क्या कारगर होगा, कितना होगा, वो तो अभी वक्त बताएगा। तो भारत इस मैं नहीं पढ़ना चाहता कि चीन के खिलाफ भारत को तैयार किया जाए। हमारे अपने संबंध हैं और पुराने हैं, दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों की अपनी समझ है, पश्चिम देशों की अपनी समझ है। तो वो बाकी सब है कि भाई सबके अपने अपने मुद्दे रहते हैं, तो उसमें मिलजुल के काम कैसे किया जाए ये देखते हैं। बिल्कुल। तो अशोक जी, क्योंकि अमेरिका की मैं बात कर रही थी यहाँ पे और माफ़ कीजिएगा चाइना के साथ ट्रेड वार की, जो जिस तरह के सैंक्शंस वो लगाते हैं, और क्योंकि उपराष्ट्रपति की मुलाकात हो चुकी है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से, साथ ही केपी ओली, शेख हसीना, इन सभी से वो मिल चुके हैं। जो सैंक्शन का जो एक मुद्दा है उसमें भारत का जो स्टैंड है, क्या इस प्लेटफॉर्म पर इस पर भी एक व्यापक चर्चा हो सकती है या यहाँ से एक ताकत मिले कि हम किस तरह से इससे जूझें, क्योंकि भारत ही नहीं और देशों के ऊपर भी सैंक्शंस हैं। जी, और देशों के ऊपर भी सैंक्शंस हैं। जो भी उन्होंने कहा, जो आपने ईरान का मुद्दा स्पेसिफिकली उठाया, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में उसके बारे में कहूँगा। जो उन्होंने न केवल भारत के विरुद्ध परंतु चीन के विरुद्ध और भी बड़े देश थे उनके विरुद्ध कहा, जो आप ईरान से तेल निर्यात करना बंद कर दीजिएगा। भारत ने उसको कर दिया क्योंकि भारत ने देखा जो हमारे संबंध अमेरिका के साथ कैसे हैं और ईरान के साथ कैसे हैं, और अगर हम नहीं भी करते तो हमारे जो व्यापारी थे वो वहाँ से बंद करना, वहाँ से निर्यात करना, आयात करना, वो बंद कर देते इसको, क्योंकि उनके और जो इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक कमर्शियल इंटरेस्ट है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी अभी मुलाकात हुई हमारे विदेश मंत्री जो वहाँ थे जवाद ज़राफ़ी से, हमारे विदेश मंत्री थे अभी कुछ समय पहले दुशांबे में, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। हसन रूहानी साहब की हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई वहाँ पर। तो देखिए बातचीत हमारी चल रही है और कैसे हम अपने रिश्तों को आगे ले जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। वो बातचीत हमारी उनके साथ भी है। शेख हसीना अभी यहाँ पर आई थी, बड़ी अच्छी उनकी मुलाकात रही, बड़ी अच्छी उनकी विजिट रही। और केपी शर्मा ओली के साथ वहाँ भी हमें अपने संबंधों को अपने पड़ोसी देशों के साथ आगे लेकर जाना है। ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगा, जो देखिए बाय एंड लार्ज हमारा जो संबंध है चीन के साथ, वो काफ़ी हद तक एडवर्सेरियल है, काफ़ी हद तक उसमें हॉस्टिलिटी है, और इसको हम नकार नहीं सकते, इसको हम अंडर द कारपेट पुश नहीं कर सकते हैं। हमें अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना है कैसे, जिससे कि जैसे वहां पर ममलापुरम में भी कहा गया, जो अपने डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स नहीं बनने देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा। परंतु अगर हम देखें तो सामरिक तौर से भी, न केवल आर्थिक तौर से परंतु सामरिक तौर से चीन हमारे को एक जैसे जिसे कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यहाँ हमको एक चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान को जो उसकी सामरिक सहायता दी जा रही है, पाकिस्तान को जो उसकी डिफेंस सहायता दी जा रही है, वो बिल्कुल हमारे विरुद्ध है और इसको हमें रियलाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको अपने को अंदरूनी तौर से सशक्त करना पड़ेगा और अपनी और जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, चाहे अमेरिका से हो, जापान से हो, उनके साथ बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और नैम वो मंच है जिसमें भारत सभी जितने भी विकासशील देश हैं उनके साथ भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आने वाले दिनों में जो जितनी भी वैश्विक चुनौतियां हैं उससे जूझने के लिए, सभी देशों को एक साथ लाने के लिए, हमें उम्मीद है देश देशांतर में आज का हमारा ये विषय और चर्चा आपको बेहद पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहद अहम बातें बताने के लिए नैम से जुड़ी हुई। फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।